ऑडियंस में से अगर कोई सवाल कोई पूछना चाहे जी। मुझे लगता है माइक पहुंचाइएगा वहाँ तक। अरे सर आप बैठिए। अरे सर वहाँ और एक है। हाँ जी। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता था। मैं प्रोफेसर राजेश सहाय, नोएडा में एक बिज़नेस स्कूल है, हाई रैंक बिज़नेस स्कूल, मैं उसका फाउंडर चेयरमैन हूँ। मुझे एक चीज़ ये जाननी थी कि अभी तक हम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे थे और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने जॉब सीकर्स को ज़्यादा प्रोड्यूस किया, क्योंकि पास फेल का गेम था वो। हर कोई पास कर जाता था, जबकि 90-80% लोग ऐसे थे जिनको एप्लीकेशन लिखने भी नहीं आता था और कुछ लोग को तो फॉर्म भी भरने नहीं आता था। और वो अल्टीमेटली अभी क्या हुआ है कि करीब 1 करोड़ 2 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जो कि 70% मार्क्स ले आए किसी अनफेयर मीन्स से, किसी भी तरह से, और वो अनएम्प्लॉयड की भीड़ एक खड़ी हो गई है जिनको कुछ आता नहीं है। तो हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं वो बहुत अच्छी पॉलिसी है। हम इसको कितनी तेज़ी से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, मैं यही जानना चाहता था। दूसरा, मैंने ये देखा कि हमें इस पॉलिसी को स्कूल में बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और ये पॉलिसी 6th क्लास से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए 12th आते आते क्या होता है, जैसे मोदी जी के पहले सरकार में क्या हुआ कि हमने स्किल ट्रेनिंग दी, लेकिन स्किल ट्रेनिंग हमने 11th 12th में स्टार्ट की। तो 11th 12th आते आते कोई भी स्टूडेंट 16-18 साल का हो जाता है, तब तक उसका माइंडसेट बन जाता है। ये आवाज़ आ रही है? हाँ जी जी। तो भाव समझ में आया, तो उसी के ऊपर मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा। जी। सबसे पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10वीं 11वीं के बाद में स्किल की बात नहीं की है, 6ठी क्लास में से ही की है। जी जी। उसके 2 रूप होंगे। एक तो स्किल एजुकेशन वहाँ से मिलने से 12वीं तक, यानी करीब करीब 6 साल का एजुकेशन में कुछ ना कुछ 2-3 स्किल्स को, कौशल को हासिल जब करके बाहर अपना हायर एजुकेशन में आएगा तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी ऑलरेडी 100% हो चुकी है। ये पहला बात। दूसरी बात है, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली आज भी डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत वीक है, कम है, और ये छोटा काम, वो बड़ा काम, ये जो मन में लोगों के है, उसको भी बाहर आने के लिए हर पर्टिकुलर स्किल या कौशल में कितना कष्ट होता है, ये जब छात्र 6वीं क्लास में, जब उसका अभी भी इम्प्रेशनिस्ट एज है, तब पता चलेगा, तब वो रिस्पेक्ट देना शुरू करेगा। तो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। यानी झाड़ू लगाने वाला भी बहुत बेहतरीन काम करने से हमको अच्छी जगह मिलेगी, उसको मैं उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना CEO को देता हूँ। ये जब तक मन में नहीं आएगा तब तक हम राष्ट्र को सुधार नहीं सकेंगे। ब्लू कॉलर जॉब्स का भी एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि AI सॉफ्टवेयर तो कोड कर सकता है लेकिन प्लम्बिंग नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ें 6ठी क्लास में से शुरू हो। सर ये तो दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें इंटर्नशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा सारा नॉलेज जो है, ये आपने सही कहा कि ब्रिटिश सिस्टम जो था क्लर्क बनाने के लिए था, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ जॉब सीकर्स प्रोड्यूस बना दिए थे। तो जॉब क्रिएटर, यदि जॉब क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप सिस्टम को बढ़ावा देना है तो हमको पहले स्टूडेंट को अपने विद्या के साथ साथ हाथ से काम करने वाली शिक्षा लेनी चाहिए, वो इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के माध्यम से। तो बहुत बड़े पैमाने पर इंटर्नशिप शुरू की थी AICTE ने। करीब 2 करोड़ स्टूडेंट उसमें रजिस्टर्ड है, 50 लाख के ऊपर स्टूडेंट को इंटर्नशिप दी गई है और उसमें 75,000 के ऊपर छोटे मोटे इंडस्ट्री भी जुड़े हुए। तो इसका मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 100% नहीं हुआ है जरूर, हम करीब करीब 25-30% स्टूडेंट को इंटर्नशिप देने के लायक हो गए, तो उसको और बढ़ोतरी मिलती जाएगी। और इस बार तो बजट में जब कहा गया है कि इंटर्नशिप के लिए 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में सपोर्ट किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये दुगना तिगना होते हुए अगले 10 साल में सारे स्टूडेंट जब बाहर आएंगे ग्रेजुएट होके, कोई ना कोई अच्छे स्किल के साथ बाहर आएंगे, तो वो भले जॉब नहीं मिलेगा तो खुद का कुछ स्टार्ट करेगा। तो बॉम्बे IIT के छात्रों को कभी जॉब के लिए नहीं जाना चाहिए, उनको एंटरप्रेन्योर बन के स्टार्टअप बनाना चाहिए। और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2014-15 में हार्डली हमारे 400 स्टार्टअप रजिस्टर थे, आज 1,19,000 से ऊपर है, यानी 300 टाइम्स
300 times we have increased in the number of startups. I think the world is moving in a different direction in India. World is looking at India for variety of things. और surely इसलिए मैं 10 साल में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, ये बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ. सर मैं इंडस्ट्री से आया, मैं HCL HP में था, ओरेकल में था, एमिटी का फाउंडर डायरेक्टर था, उसके पहले मैं ग्लोबसिन टेक्नोलॉजीज़ का GM था. तो मैं जब इंडस्ट्री से एकेडमिया में आया तो आई फाइंड ए वास्ट गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया. और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो प्रोफेसर है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेसर्स, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर है उसने खुद ऑटोमोबाइल, वो टोयोटा के लिए बच्चों को तैयार कर रहा है लेकिन उसने टोयोटा को नहीं देखा है. तो क्या हम टीचर्स के लिए कुछ इस तरह का इंटर्नशिप ला रहे हैं? आउटर लुक भी चाहिए ना, कोई भी प्रोडक्ट आप दिखने में भी अच्छा चाहिए, काम चलने वाला भी चाहिए. प्रोडक्ट थिंकिंग जो है वो करने के बाद, इसीलिए हमारे एजुकेशन में आज हम डिज़ाइन थिंकिंग ला रहे हैं, राइट फ्रॉम स्कूल एजुकेशन. तो आदमी जब सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिज़ाइन थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसे इनोवेशन जो ग्रास रूट में हो रहे हैं उनको भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करेगा. तो दोनों मिलके बहुत सारे स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं और दुनिया को बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे देश से जा सकते हैं. ये सब पॉसिबिलिटी. अगर एजुकेशन पॉलिसी का पर्चा प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे जांच रहे हों तो नंबर कहाँ कहाँ काटेंगे अभी हमारे जहाँ जहाँ फेल हो रही है? नहीं, देखिए अभी भी हमारे 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम सारे यूनिवर्सिटी ने शुरू नहीं किया. मल्टीपल एंट्री एग्जिट सारे यूनिवर्सिटी ने नहीं किया. तो इसमें हम ये दो चीज़ों में अभी भी 30-40% में ही है और पास जस्ट हो रहे हैं. लेकिन ये यदि आगे बढ़ेगा तो मेरे ख्याल से, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में करीब करीब अभी 1100 यूनिवर्सिटी में से मोर देन 500-600 यूनिवर्सिटी जुड़ गई है. ये सारी चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म हमने बताए वो सारे यूनिवर्सिटी शुरू करेगी, सारे राज्य भी शुरू करेंगे. अब देखिए कई राज्यों में हम पॉलिसी नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे बोलने वाले भी है, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग कमेटी बनाई और उनका रिपोर्ट देखोगे तो यही दूसरे भाषा में वही लिखा है. तो कोई भी इसका अपोज नहीं कर सकेगा. मातृभाषा में शिक्षा होने के लिए कोई अपोज नहीं कर सकेगा, इनोवेशन के लिए कोई अपोज नहीं करेगा, रिसर्च के लिए अपोज नहीं करेगा. जिसको बीच में स्कूल से बाहर जाके और एक बार दोबारा मल्टीपल एग्जिट से मल्टीपल एंट्री में आना है, इसको कोई अपोज नहीं करेगा. नाम अलग अलग देंगे लेकिन वही पॉलिसी सब जगह में चल रही है और मेरे ख्याल से चिंता का विषय नहीं है. पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, ये वाकई में प्रैक्टिस में हो रहा है, हो रहा है. यही ताकत है, यही हमारी ताकत है. जी. क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिलेबस का यूनिवर्सिटी. नहीं, देखिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिलेबस कभी नहीं होना चाहिए. सिलेबस में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी काफ़ी होनी चाहिए, 70-80%, बिकॉज आपका कौन सा डिग्री दे रहा है उसके लिए कौन कौन से विषय होने चाहिए वो है. लेकिन हर जगह का लोकल कंडीशन के हिसाब से उनका खुद का इनोवेशन उसमें जोड़कर कुछ सब्जेक्ट अलग अलग लोकल रेलेवेंस के हिसाब से करने से ही आपको आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी. सेम सिलेबस सब जगह में करने से वन कैप फिट्स फॉर ऑल इज़ नॉट करेक्ट. थोड़ा थोड़ा सब लोगों को अलग अलग करने का मौका मिलना चाहिए. वो मौका यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी होने के वजह से ऑलरेडी है. देख रहा था IIM का BBA का सिलेबस जो है वो काफी होलिस्टिक, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, क्रिटिकल थिंकिंग, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, हर चीज उसमें है, और मैनेजमेंट भी. लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में ये सारी चीजें नहीं. मतलब एक डेवलप कर रहे हैं तो सिर्फ IIM के बच्चों की. नहीं, आप गलत समझ रहे हैं. ऐसा नहीं है. जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, वेदर इट इज़ UGC टिल अर्लियर एंड नाउ AICTE हैज़ टेकन ओवर BBA एंड BCA आल्सो. तो इसमें एक स्टैंडर्ड करिकुलम हम बना के ज़रूर दे रहे हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन वही करना है ऐसा नहीं है. उसमें से करीब करीब 80% आप अडॉप्ट करके बाकी अपने हिसाब से आपके लोकल कंडीशन से देखो. लोकलाइजेशन की भी बहुत ज़रूरी होती है, तभी हम उसको वहाँ जॉब मिलेगा. नहीं तो उसको 10-15 हज़ार रुपये सैलरी में आसाम के लड़के को
चेन्नई में आके यदि रहना पड़ेगा तो उसका घर का खर्चा इसमें चला जाएगा, घर में क्या भेजेगा वो। तो इसलिए आसाम में जो ज़रूरत है उसको कुछ पार्ट BBA में वो होना चाहिए, बाकी जनरल काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ 10-20% सिलेबस में हमको जो ज़रूरत है, हम उत्तराखंड से बैठे, उत्तराखंड के लिए जो रेलेवेंट है आप उसको वहाँ लगाना है, हिमाचल में जो ज़रूरत है वो वहाँ लगाना चाहिए, पंजाब में जो ज़रूरत, क्योंकि इंडस्ट्री की भी लोकल कंडीशंस के लिए ज़रूरत होती है, इसलिए यूनिफॉर्म कंपलसरी सिलेबस नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम जरूर देना चाहिए, सो दैट जो नई चीज़ का सवाल इस चीज़ को लेकर था कि कहीं तो हमें मिलता है कि हम इतने सारे विषय पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा ट्रेन कर रहे हैं और होलिस्टिक है, और दूसरी जगह पे वहाँ मिलता है कि बिल्कुल बेसिक्स भी जो हैं वो ठीक से पढ़ाए नहीं जा रहे हैं, फैकल्टीज ठीक नहीं है। उसमें एक तो सिलेबस हो गया, सिलेबस में आपको एक आप जो मॉडल करिकुलम बना के हम दे सकते हैं, मॉडल को थोड़ा कम ज़्यादा करने का अधिकार हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को होना चाहिए, वो अधिकार भी ले लेंगे ना तो आप गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए सेम स्टैंडर्ड सिलेबस फॉर ऑल शुड नॉट बी देयर, सम 80% ऑफ दिस विल बी टेकन। सेकेंडली, हमारे टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे महत्वपूर्ण है, और वो जब तक नहीं होगी तब तक आप सिलेबस में जो भी डालो वो अपने को जो समझ में आएगा वही पढ़ाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ वेरी रेलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे यहाँ जो मालवीय मिशन फॉर टीचर ट्रेनिंग करके 112 सेंटर्स देश भर में बनाए गए हैं, वहाँ कंटिन्यूसली ट्रेनिंग दी जाएगी। सारे ऑफिसर, IAS ऑफिसर जब बनते हैं तो पहले शुरुआत में तो 1 साल उनको मसूरी में ट्रेनिंग मिलता है, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी लबासना में, लेकिन बाद में 5 साल वो डिस्ट्रिक्ट में काम करने के बाद एक बार फिर जाता है 2 महीने के लिए कहीं ट्रेनिंग में, फिर 1, 2, 3, 4 साल के बाद और एक बार ट्रेनिंग। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग हमारे टीचर्स को भी महत्वपूर्ण है, उनके प्रमोशन के लिए, उनके ठीक रहने के लिए, उनके टोटल सेहत के लिए, और जब तक सीखेगा नहीं तब तक सेहत भी ठीक नहीं रहेगी। तो इसलिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है, और मेरे ख्याल से ये सब करेंगे तो अच्छा होगा। और मुझे लगता है वाकई में जो बातें आपने कही हैं, एक तो कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना, कॉन्स्टेंटली सीखते रहना, ये व्यक्ति की बेहतरी के लिए भी अच्छा होता है, देश की बेहतरी के लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि जब पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। करेक्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अमर उजाला में आया हूँ, आप अमर तो है ही है और देश का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए उजाला भी ला रहे हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका 2 मिनट का समय हम मंच पर लेना चाहेंगे, एंड आई थैंक द मॉडरेटर मिस्टर प्रणय। थैंक यू सर फॉर कंडक्टिंग द सेशन सो वेल।